मेरे प्यारे दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं जेपी अम्बेडकरवादी आपके बीच फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस कर ले। तो वीडियो शुरू करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी की टकराहट जगजाहिर है। उनके बीच अनेक मुद्दों पर तीखे मतभेद थे, लेकिन समय समय पर संवाद भी कायम हुआ। अंततोगत्वा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को संविधान में स्वीकृति मिली, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा अनेक बहुजन विचारक हैं, जिनके विचारों को जानना समझना वंचित वर्गों की मुक्ति के लिए जरूरी है। अम्बेडकर सहित देश के सभी शीर्ष नेता यरवदा में इकट्ठा हुए और महात्मा गांधी का जीवन बचाने के लिए कम्युनल अवार्ड के विकल्प को आकार दिया। नतीजे में पूना पैक्ट या यरवदा पैक्ट हुआ। यह पैक्ट डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के एक साथ आने का प्रतीक था। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा 25 सितंबर 1932 को बम्बई में आयोजित हिंदू सम्मेलन में दिया गया उनका भाषण इसका साक्ष्य है। इस सम्मेलन में पूना पैक्ट का अनुमोदन और समर्थन किया गया। पूना पैक्ट में शामिल था राजनैतिक संस्थाओं व नौकरियों में आरक्षण, अछूत प्रथा के उन्मूलन को राष्ट्रीय मिशन का दर्जा व दलितों के शैक्षणिक उत्थान और विकास के लिए शिक्षा हेतु निर्धारित बजट का एक हिस्सा आरक्षित किया जाना। परंतु अधिकांश लोग इस पैक्ट को राजनैतिक आरक्षण के लिए इसमें की गई व्यवस्था के कारण याद करते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतिनिधित्व करने वाले गांधी जी और सामाजिक समानता और अछूत जातियों की मुक्ति के लिए संघर्षरत अम्बेडकर का एक साथ आना भारतीय राजनीति का एक स्वर्णिम दौर था, परंतु यह लंबे समय तक नहीं चला और इसका अंत कड़वाहट में हुआ। संविधान सभा के गठन के बाद और संविधान निर्माण के दौरान एक बार फिर ये दोनों नेता एक साथ आए। अछूत प्रथा और उसके उन्मूलन के प्रति गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण में अंतर था, परंतु संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण को समाहित किया गया। अब केवल जरूरत इस बात की है कि अछूत प्रथा के निवारण के लिए संविधान में जो प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा तत्कालीन नेताओं के सहयोग और समर्थन से किए गए हैं, उन्हें ईमानदारी और निष्ठा से लागू किया जाए। अनुसूचित जातियों, जनजातियों व सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ संविधान में किए गए प्रावधानों को उनकी पूर्णता में ईमानदारी और निष्ठा के साथ लागू करने की प्रक्रिया में बहुत जोर शोर से काम किया। लेकिन बाबा साहब मूल निवासियों के हक में जितना काम करना चाहते थे और जो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक अधिकार देना चाहते थे, वह गांधी की वजह से पूरे नहीं हो सके। आज के समय में बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच मतभेदों पर अपना ध्यान केंद्रित करना व्यर्थ है। प्रथमतः इसलिए क्योंकि ये अब गुजरे हुए कल की बात हो गई है और संविधान ने बाबा साहब अम्बेडकर के मत को मान्यता प्रदान की है। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि इस चर्चा से संवैधानिक प्रावधानों को ईमानदारी और निष्ठा से उनकी पूर्णता में लागू करने के मुद्दे से हमारा ध्यान बंटता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि उन सभी लोगों जिनका अनुसूचित जातियों व उनके जैसे अन्य पीड़ित वर्गों जैसे अनुसूचित जनजातियों व कुछ हद तक सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के प्रति सकारात्मक नजरिया था, बाबा साहब के वैचारिक योगदान का संश्लेषण कर उसका प्रयोग संविधान में सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु किए गए प्रावधानों को लागू करने और सामाजिक समानता के संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए किया जाए। दुनिया के मेहनतकशों की आवाज मार्क्स इसलिए उपयोगी हैं क्योंकि वे दलित और कुछ गैर दलित समुदायों, विशेषकर ऐसी जातियों जो भूस्वामी हैं और जिनका जमीनों पर नियंत्रण है, के परस्पर विरोधाभासी हितों का विश्लेषण करने और उन्हें समझने में सहायक हो सकते हैं। मार्क्सवाद पर आधारित विवेचना हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि दलितों और कुछ गैर दलित जातियों जैसे मछुआरों, पत्थर तराशने वालों और अन्य ऐसी ही सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों जो भूस्वामी नहीं हैं और जिनका जमीनों पर नियंत्रण नहीं है, के बीच हितों की टकराहट नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि दलितों और इन जातियों के बीच कोई आर्थिक टकराव या आर्थिक हितों का टकराव नहीं है।
दलितों व इन जातियों का सामाजिक गठबंधन बनाया जा सकता है। ऐसे गठबंधन से संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने के अभियान के समर्थन में हम अधिक संख्या में लोगों को गोलबंद कर सकेंगे और अपने लक्ष्य जल्दी और बेहतर ढंग से हासिल कर सकेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ ऐसे कई नेता हैं जिनका जन्म ऐसे समुदायों में हुआ था जो अछूत प्रथा का दंश झेल रहे थे। इनमें शामिल हैं नारायण गुरु, संत रविदास इत्यादि। गांधी जी के पीछे सामाजिक दृष्टि से अगड़े समुदायों के नेताओं की लंबी पंक्ति है, जिनमें विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद इत्यादि शामिल हैं। इनमें कर्नाटक के बसवेश्वर और असम के श्रीमंत शंकरदेव भी हैं। तीसरी पंक्ति सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के नेताओं की है, जिन्होंने ऐसे आंदोलनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें महाराष्ट्र के महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले और तमिलनाडु के पेरियार ईवी रामासामी शामिल हैं। ये सभी नेता हमें वह वैचारिक गोला बारूद उपलब्ध करवा सकते हैं जो यथास्थितिवादियों के विरुद्ध संघर्ष में हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। इनमें से किसी को भी केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उनका कद बाबा साहब अम्बेडकर के बराबर नहीं था। ऐसा करके हम सामाजिक न्याय के आंदोलन के वैचारिक आधार को कमजोर करेंगे। प्राचीन तमिलनाडु और मध्यकालीन महाराष्ट्र के भक्ति संतों और उत्तर में श्री गुरु नानक हमें अछूत प्रथा, जाति प्रथा और सामाजिक असमानता के विरुद्ध सामाजिक महागठबंधन का निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण आधार उपलब्ध करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की चर्चा को बस यहीं पर समाप्त करता हूं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर आप इसी प्रकार अपने बहुजन महापुरुषों के बारे में जानना समझना चाहते हैं तो बने रहिए इस चैनल के साथ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।